हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी को पढ़ना। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन क्या होता है और सेल बायोलॉजी आखिर होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं बेसिक्स। ठीक है, बायोलॉजी की बेसिक्स क्या हैं, अरिस्टोटल ने क्या किया है, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, आखिर साइंस क्या होती है और सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ड जो साइंस होता है, वर्ड साइंस जो होता है वो साइंसिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को जान पाए, आखिर नॉलेज। साइंसिया मतलब किसी चीज़ को आप देखें, ठीक है, देख के आप उसको एनालाइज करके कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब होता है साइंस। किसी चीज़ का डीपली उसके बारे में सोचना और एक रिजल्ट तक पहुंचना, वो साइंस के अंतर्गत आता है, वो कहलाता है साइंस। और हम बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस या बायो साइंस भी बोलते हैं। जैसे कि अब जब आप आगे पढ़ेंगे, बीएससी एमएससी की बात करेंगे, तो वो लाइफ साइंस का पोर्शन होता है जिसे हम लाइफ साइंस या बायो साइंस बोलते हैं। एरिस्टोटल एरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं। तो एरिस्टोटल जो है उनका जन्म 384 टू 322 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 384 ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, और ये एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम हिस्टोरिका एनिमेलिया था। और एरिस्टोटल ने ही मतलब एनिमल को रेड ब्लड और नॉन ब्लड के आधार पे बांटा था। जैसे और एनिमल, कौन एनिमल चल सकता है, कौन एनिमल नहीं चल सकता है, इसके आधार पे उन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन भी किया था। तो इनके बाद आते हैं थ्रियोफेस्टस, जो कि उन्हीं के शिष्य थे। इनका मतलब जो जीवन काल था वो 370 से लेके 287 BC तक था, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ये फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते थे और ये जो थे शिष्य थे अरिस्टोटल के। इन्होंने डिस्क्राइब किया था 500 फूड एंड मेडिसिनल प्लांट को। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है कि इसे मतलब सेल को लेते हैं, सेल को लेके उसे क्रश करते हैं मोर्टर एंड पेस्टल से। ठीक है, उसे क्रश करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। कुछ वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करा के उसके कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो ये होता है सेल्फ फ्रैक्शनेशन, इसे कहते हैं। ओके, तो अब हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन कर लेते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट, वहाँ पे सुपरनेटेंट और जो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, वो सब मिलता है। तो हम ये सब देखने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये सब जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है सेल के अंदर, आखिर ये करते क्या हैं। तो आपको जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये मॉलिक्यूल जो है हमारे सेल के अंदर क्या काम करते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, पेरोक्सिसोम मिलेगा, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे। तो मन में ख्याल आता है कि आखिर ये सब करते क्या हैं। तो जैसा कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सबके सबके फंक्शन होते हैं, तो एक जैसे आपको नहीं पता है तो आप जब फ्रैक्शनेशन करेंगे सेल का, तो आपके मन में ख्याल आता है कि आखिर करते क्या हैं। फिर आपके दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है तो वो कैसे करता है। तो जब आप सोचने लगते हैं कि आखिर क्यों, कैसे, कहाँ, कब हो रहा है, तो वही चीज़ साइंस है। ठीक है, और इसी साइंस को हम समझने के लिए वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, एकदम उसके अंदर तक जाते हैं, मतलब सेल को फ्रैक्शनेट करते हैं, फिर वहाँ से ऑर्गेनेल्स निकालते हैं। ऑर्गेनेल्स में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम उसके केमिकल लेवल पे जाते हैं, एकदम छोटे अप्रोच पे जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी आखिर क्या होता है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होता है कि हम बायोलॉजी को समझने के लिए अपना जो इनिशियल फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान है, नॉलेज है, उसे अप्लाई करके उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि हम बॉटनी की स्टूडेंट हैं, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, लेकिन चाहे जो आप हो जाए, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आनी चाहिए, आगे इनका ही यूज है। तो चलिए हम स्विच करते हैं अब सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी के ऊपर। तो साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ द सेल, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का फंक्शन क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही है, वो डिवीजन कैसे कर रहा है, तो वो चीज़ें हो कहलाती हैं साइटोलॉजी। ओके, अगर हम किसी भी सेल का मॉलिक्यूलर लेवल पे, जैसे उसमें क्या क्या, कौन कौन से प्रोटीन कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से एंजाइम कहाँ पे हैं, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसा है, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में आपका क्या डिफरेंस है।
टर्म साइटोलॉजी दिया था हर्टविग ने, याद रखिए टर्म साइटोलॉजी किसने दिया था, हर्टविग ने दिया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी कहे जाते हैं, और इन्होंने एक बुक लिखा था माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया बुक इनके द्वारा लिखा गया था। और रॉबर्ट हुक ने ही 1665 ईस्वी में सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था कि उनके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कार्क सेल का स्टडी कर रहे थे, तो उसी में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा था, तो उन्हें सेल कहा था, ठीक है। तो वो नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे। और जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है एवी ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये एक डच साइंटिस्ट है। सॉरी 1676 होगा, यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, ओके, तो इसे बना लीजिएगा। 1676 में इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था, रेन वाटर से किया था मोस्टली, जिनको इन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल, ये बैक्टीरिया थे। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के साथ साथ ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ की भी डिस्कवरी किया था। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो है वो है स्वानसन। स्वानसन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम द सेल था। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी एकदम बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ए के शर्मा जी हैं, अरुण कुमार शर्मा, ओके। तो यहाँ पे कुछ हम पॉइंट देखते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, फिर हम सेल थ्योरी पे स्विच करेंगे। तो एच जे मूलर जो थे उन्होंने टर्म साइटोजेनेटिक्स दिया था। और अब सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो सेल थ्योरी का आइडिया जो था वो फ्रेंच साइंटिस्ट ड्यूटोरेचेट ने सबसे पहले 1824 में दिया था। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो ये टिश्यू हैं यूनियन ऑफ द सेल्स से बनते हैं, ओके। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से बॉडी, ऐसे आर्गनिज्म, आर्गनिज से पॉपुलेशन, ऐसे सब बनते हैं, ठीक है, ओके। तो सेल थ्योरी जो था उसका क्रेडिट डिस्कवरी का किसे दिया जाता था, सेल थ्योरी का क्रेडिट दिया जाता था, मतलब दिया जाता है स्लाइडेन और स्वान को। और सेल थ्योरी बाद में एक्सटेंड किया गया था रुडोल्फ विर्काउ के द्वारा, ओके। तो जो स्वान थे आपका थियोडोर स्वान, वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डिफरेंट टाइप का एनिमल सेल का अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि जो ये एनिमल सेल होता है उनका मतलब फीचर होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया, प्लांट सेल का अध्ययन किया, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सेल वाल होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वाल नहीं पाया जाता है, ओके। तो आप सब याद रखिएगा कि एनिमल का जो सेल होता है वहाँ पे सेल वाल अब्सेंट होता है, सिर्फ प्लांट के केस में सेल वाल देखने को मिलता है। इसके बेसिस पे जो प्लांट और एनिमल में अध्ययन किया था स्वान ने, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनका बॉडी जो होता है सेल्स से मिलके बना होता है, और सेल्स के प्रोडक्ट्स से, जैसे सेल्स के प्रोडक्ट्स से मिलके बना होता है, ओके। फिर 1885 में रुडोल्फ विर्को आया, उन्होंने बताया कि ये सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। जो सेल्स पहले से प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उसी सेल का डिवीजन हो रहा है, और उससे ही नए सेल के फॉर्मेशन हो रहे हैं, जिन्हें हम ओमनी सेलुला ई सेलुली बोलते हैं। इसे हम साथ साथ में सेल लीनिएज थ्योरी भी बोलते हैं। जैसे कि सेल लीनिएज थ्योरी के माने कि जो सेल लीनिएज थ्योरी मतलब लिविंग बीइंग की उत्पत्ति एक लिविंग बीइंग से ही होती है, ना कि नॉन लिविंग से। तो इस फैक्ट को लुइस पास्चर ने 1862 में स्वान फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करके बताया था, जिससे कि उन्होंने एबायोसिस थ्योरी को डिस्कार्ड भी कर दिया, जिसे हम ओमनी वाइवम एक्स वीओ के नाम से जानते हैं। मतलब कि लिविंग बीइंग की जो उत्पत्ति होती है वो एक लिविंग बीइंग से ही हो जाती है। तो चलिए हम सेल थ्योरी के एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से पॉइंट है सेल थ्योरी के। तो सेल थ्योरी के बारे में सेल थ्योरी ये है कि जो पूरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट्स से मिलके बने होते हैं। एक नए सेल की उत्पत्ति जो होती है वो पुराने सेल के डिवीजन से ही होती है। पुराना जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसी के डिवीजन से नए सेल की उत्पत्ति होती है, वह स्वतः उत्पत्ति उसकी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न सेल प्रिंसिपल की। अब मॉडर्न सेल प्रिंसिपल क्या है, जैसे मॉडर्न सेल थ्योरी, जैसे सेल थ्योरी में जो फार्मूलेट रुडोल्फ विर्को के जैसे अगर आप बात करें तो जो स्लाइडन और स्वान की थ्योरी थी, तो थ्योरी दिया था उन्होंने, तो उसे हम सेल थ्योरी बोलते हैं सिर्फ। लेकिन अगर इसमें उनके सेल थ्योरी में रुडोल्फ विर्को के जो था जंक्शन उसको जोड़ दिया जाए तो वो मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल प्रिंसिपल या मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है।
तो इसके एस्पेक्ट थे। सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल, एक सेल से, जैसे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेल होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मल्टीपल सेल होता है। बिना सेल का कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेल जो होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। ऑल लिविंग बीइंग जो होते हैं वो कंपोज ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। और जो जितने भी सेल होते हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है उनमें उनमें सेल में, और एक वहाँ पे एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर होता है जो पूरे हमारे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। और एक सेल के पास एबिलिटी होती है कि अपनी विटैलिटी और इंडिविजुअलिटी मेंटेन किए रहे, मतलब वो जीवित रहता है और वो सबसे अलग अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखता है। एक सेल जो होता है वो स्वतः उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसका जो उत्पत्ति होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से होता है। अब बेसिकली जितने भी आपके सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंस होते हैं। टोटीपोटेंस माने कि एक सेल से पूरे नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो सकती है, मतलब एक सेल के डिवीजन से पूरा नया एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये केस तब देखा जाता है जब वो स्पेशलाइज ना हो सेल। अगर स्पेशलाइज हो जा रहे हैं तो वो टोटीपोटेंट नहीं कहलाएंगे। ऐसा माना जाता है कि प्लांट के जितने भी सेल होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। और पोरीफेरा की, जैसे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा हो गया आपका, तो वहाँ पे आर्कीसाइड सेल देखने को मिलते हैं, सिनोसाइड सेल देखने को मिलते हैं। तो प्रोटोजोआ हो पोरीफेरा हो गया और हाइड्रा हो गए, तो उनके सेल्स जो होते हैं वो टोटीपोटेंट सेल होते हैं। तो आगे चलिए हम बात करते हैं। सेल थ्योरी के बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे आ जाता है आपका वायरस। तो वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। वायरस जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है दूसरे लिविंग बीइंग पे फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जब वायरस जो होता है एक लिविंग बीइंग से दूर रहता है, उसके बॉडी से बाहर होता है, तो वो पार्टिकल फॉर्म में रहता है और उस समय वो कंसीडर किया जाता है नॉन लिविंग। और जब ये एक होस्ट के अंदर होता है तो इसे हम लिविंग मान के चलते हैं। तो इसलिए हम इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका म्यूकर एंड राइजोपस। तो म्यूकर एंड राइजोपस को हम सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मानते हैं, क्योंकि म्यूकर एंड राइजोपस में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ऐसा मतलब सेल जो होता है उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन म्यूकर और राइजोपस है वहाँ पे सेप्टा नहीं देखने को मिलता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो वो सेल थ्योरी के नहीं फॉलो करता है। सेल थ्योरी करती है कि इस सेल हैव द ओनली वन न्यूक्लियस एंड विच कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल्स। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता म्यूकर एंड राइजोपस में, इसलिए इसे हम सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मानते हैं। और अगला एग्जाम्पल हो गया प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो होता है, जैसे कि प्रोटोजोआ को भी उसमें सब सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है, तो उसे भी हम सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मानते हैं। और पांचवा एग्जांपल है आपका मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। जैसा कि आपको पता है आरबीसी, जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी होता है वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। ऐसे ही सिव सेल ऑफ फ्लोएम, उसमें भी आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस को हटा देता है। क्योंकि आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र मतलब कर सके, ऑक्सीजन को लेके जा सके। तो इसलिए वहाँ से न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है, क्योंकि तो ताकि अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जा सके आरबीसी के द्वारा। और सिव सेल जो होता है फ्लोएम का, मोस्टली यह फूड का ट्रांसलोकेशन कराता है, तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, यह कैम्पेनियन सेल जो होता है वहाँ पे, तो उसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो ओके, तो आज यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट देख लिए हैं सेल बायोलॉजी के। और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और बने रहिए हमारे साथ। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे कुछ, और काम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।